तो इससे पहले हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने बात किया था सेंटर ऑफ मास का। और सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमने जो देखा था सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट जो डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, ये आपका मान लिया एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे थे, ऐसे 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 इसका हमने लेकर के एक वो जगह फाइंड किया था यहाँ पे, जिसकी बात हुई थी हमारी कि ये वो जगह है जहां पे इसका सेंटर, इस सारे मास ना हो करके सपोज करते यहीं पे वो सारा मास बैठा हुआ है, ये सारे मास को ये करके, और इस जगह को जो ओरिजिन से इसका जो ये डिस्टेंस होगा इसका हमने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में वैल्यू निकाला था। एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट में वैल्यू निकाला था, इसको एक्स वाई एंड जेड कहा था। ये तीन चीजें हमने कही थी, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का वैल्यू निकाला था m1 x1, एक्स क्या था वहां पे, एक्स वाज m1 x1 प्लस m2, मान लो दो ही पार्टिकल रहता, m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये निकाले थे एक पिछले वाले लेक्चर में। और y जो है निकाला था m1, अगर दो ही पार्टिकल है y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड z निकाला था m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ था प्रीवियस वाले लेक्चर में। और ये एक्स वाई जेड का ये जो वैल्यू आया, ये एक्स का, वाई का एंड जेड का, यही वाला ये वाला पोजीशन इसका दिखाया हुआ है। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ इसको अगर हम मान लो ओपी कहते हैं, तो दिस ओपी जो है ये, इसको जो है, या इसको हम आर कहते हैं, आरसीएम, इसको हम सेंटर ऑफ मास, इसको यहां से यहां तक को इसको आरसीएम भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसको जो है आरसीएम भी कहते हैं। और ये आरसीएम इज नथिंग बट, यानी कि इस पॉइंट का हमको एक्स में वैल्यू, वाई में वैल्यू और जेड में वैल्यू, ये इतनी सारी चीजें हमें निकालनी थी जो कि इसके पहले वाले पे हमने डिस्कशन किया था। और एक ये भी बात करी थी हमने कि अगर इस पे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करता है सिस्टम पे, तो हमने ये देखा था कि सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको कल वाले लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ था। तो अब इसमें आज हम बात करेंगे कि आपका लीनियर मोमेंटम का क्या मीनिंग है और इसको जो है कैसे हम डिफाइन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है सब चीजें, आज हमारी जो भी बात होगी वो उसी पर के बेसिस पे है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे हमारी बात होगी। ओके, तो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है हम इसको कैसे जो है डिफाइन करते हैं और इसका मीनिंग क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मीनिंग है ये हम आपको बताते हैं। कंजर्व व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है, इसको जो आप पढ़े हैं, 9th क्लास से पढ़ते आए हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसी चीज का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन है। जो 9th में जो आप डेफिनेशन पढ़े हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल is defined as P equal to m into v। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम। मास तो स्केलर है बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
तो ये आपका मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये क्वांटिटी भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट हो गया केजी, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम पार्टिकल के लिए हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये एक सिंपल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। अब इसको जब हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल के लिए जब हम डिफाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो जाए द मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। मान लिया द मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि यहाँ एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से एन नंबर है। हो सकता है कि 6 पार्टिकल हो सकता है 7 हो सकता है 10 हो। तो उसके जनरलाइज टर्म जो है एन दे दिया गया है। और इसके मोमेंटम को जो है हम लोग जो डिफाइन करते हैं, सिस्टम इज डिफाइंड एज सम ऑफ मोमेंटा ऑफ, ये आपका होगा द मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम इज defined as sum of momenta। ये मोमेंटम का प्लूरल है, मोमेंटम एक सिंगल वर्ड है, मोमेंटा इज द प्लूरल। सो मेनी मोमेंटम को हम मिला देंगे तो मोमेंटा बनेगा। ये मोमेंटा ऑफ एन पार्टिकल, एन पार्टिकल्स दैट इज, यानी कि ये एन पार्टिकल का मोमेंटम जब हम डिफाइन करेंगे तो ये समेशन हो जाएगा पी आई, आई इक्वल टू 1, और इस पे भी वेक्टर रहेगा। ये इसका क्या मीनिंग है कि इसको अभी हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसे करते हैं, ये समेशन और मोमेंटम हो जाएगा एम आई इंटू वी आई, और आई इक्वल टू मान लिया 1 से लेकर के हम एन तक ले जा रहे हैं। इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब है ये समेशन ओवर आई का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक जाएगा। इसका मतलब है जब हम आई का वैल्यू 1 डालेंगे तो m1 v1, फिर जब 2 डालेंगे तो m2 v2, फिर जब 3 डालेंगे तो m3 v3, एंड सो ऑन, प्लस करते करते हमारे पास जो आएगा ये एम आई इन एम एन इंटू वी एन हो गया nth पार्टिकल का। ये हमारा, ये सारे हमारे वेक्टर सम है। ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये सारे हमारे वेक्टर सम है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। और वेक्टर सम का रूल जो है हमने वेक्टर में डिस्कस किया था कि ये जनरल सम नहीं है कि आप 2 + 2 कह देंगे 4 हो जाएगा, नहीं। ये 2 + 2 4 हो भी सकता है, 2 + 2 0 भी हो जाएगा, 2 + 2 2√2 भी हो सकता है, 2 + 2 2 भी हो सकता है वेक्टर के सम में। बट इन स्केलर सम 2 + 2 मीन्स ओनली 4, नथिंग एल्स। तो ये हमारा जब एन पार्टिकल होगा तो सारे पार्टिकल को मोमेंटम को क्या कर देंगे, वेक्टरली ऐड कर देंगे, एंड दिस एडिशन इज कॉल्ड मोमेंटा। दिस इज कॉल्ड मोमेंटा, प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम, इसको मोमेंटा कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा, अब थोड़ा इसको और हम चेंज करते हैं। अब इस समेशन को जरा देखिए, ये आप जो है एम आई और वी आई लिखे हैं, ये वाला जो टर्म है एम आई एंड वी आई, इसको हम एम आई जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वेलोसिटी को आप देखिए क्या लिख सकते हैं। यहां हमने क्या किया, एम आई, एंड यहां पे हमने कर दिया आर आई, और यहाँ पे डी बाई डी टी लगा दिया। ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों एक ही है, ध्यान से समझने वाली बात है। तो इसमें देखो कि ये डी बाई डी टी, क्योंकि मास जो होता है, मास को तो डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, किसी का भी मास क्या है, कांस्टेंट है, चाहे जो भी है। तो ये डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, फिर वी आई हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी हो जाएगा ये। तो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन दोनों हमारा क्या है, सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है दोनों रिलेशन। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जब आप सारे मास को, अब इसको हम लिख सकते हैं सारे मास को अगर हम सम कर दें, मास पे सारे पे सम लगा दें, अगर इसको हम सारे मास को सम कर दें,
तो इस सारे मास को सम कर देंगे तो उसको कैपिटल एम से लिख देते हैं कि टोटल मास हो गया, और इस सारे आर को सम करेंगे तो इसको जो है आर सी एम लिख देते हैं, और यहाँ पे डी बाई डी टी कर देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा ये। और फिर इसमें से m जब आप बाहर निकाल लेंगे तो डी आर सी एम डिवाइडेड बाई डी टी विच विल बी इक्वल टू m इंटू वी सी एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम जो है, अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करनी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ऐसे है, तो इसके जब आप मोमेंटम की बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, तो इसमें से कुछ मत करिए, इसका वेलोसिटी मान लिया ये v1 है, ये सपोज करो कि ये v2 है, ये मान लिया v3 है, इस तरह से ये मान लो v4 है, एंड सो ऑन, इस तरह से है। तो इस सारे का जो इस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास कहीं पे निकल के आएगा, मान लो ये पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकल के आ गया, तो इसका अगर हम वेलोसिटी निकाल लें सेंटर ऑफ मास का, और इसके टोटल मास से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वही होगा जो हर के इंडिविजुअल को निकाल करके ऐड किया जाए। सारे इंडिविजुअल का निकाल के अगर हम ऐड करें, इसका मोमेंटम मान लो इसका मास m1 है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1v1, इसका मोमेंटम हो जाएगा m2v2, इसका मोमेंटम हो जाएगा m3v3। इसी तरह से जब सबको हम सम करेंगे तो विच विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट मोमेंटम, दैट इज p, एंड p आपका जो है वो क्या होगा, m इंटू vcm के इक्वल होगा, वेयर vcm is the velocity of the center of mass and p is the momentum of center of mass and m is total mass। ये टोटल मास है इसका, जितने भी पार्टिकल थे सारे के पार्टिकल को ऐड कर दो तो ये टोटल मास हो जाएगा। अब अगर आपका पहले वाला जो लेक्चर में हमने बात किया था कि अगर इस पर मान लो सपोज करो एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पे, इस सिस्टम पे जो m1, इस पे ये सारे जो है m1 m2 m3 m4 है, अगर इन सारे पे एक्सटर्नल फोर्स का सम जो है, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज, मान लेते हैं कि 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाए कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पे आपको क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे आप जानते हैं, बहुत पहले पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़े हैं कि अगर सिस्टम पे, अगर किसी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करता है या सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो जाता है, तो उसका वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। या अगर रुका हुआ है, मान लिया ये कोई पार्टिकल है, इधर से एक फोर्स लगा दिया इस पे, एक ने इधर से फोर्स लगा दिया, एक ने इस पे इधर फोर्स लगा दिया, अब ये तीनों फोर्स मिल के अगर 0 हो जाए तो ये पार्टिकल मान लो जो ए जहां पे था वहीं पे रहेगा, फोर्स तो 3 लग रहा है बट रिजल्टेंट फोर्स इस पे कुछ भी नहीं है, तो ये पार्टिकल अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, और अगर मोशन में जा रहा है तो मोशन में जाता रहेगा। इसी को कहते हैं कि जब इस पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में तो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब जो हमने अभी p लिखा है, ये m इंटू वी सी एम लिखा है, अगर ये कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास तो कांस्टेंट ही होता है, मास तो चेंज होता नहीं है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी मोमेंटम का मुझे ये पता चला कि अगर आपके सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय मास इक्वल टू मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है। इसे ये कांस्टेंट मोमेंटम होने का मतलब है कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये आपका कांस्टेंट तभी होगा जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब इसको समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने के लिए कि इसको कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहेंगे। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो इस पे मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस चीज को दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तभी होगा जब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता हो, या सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इंटरनल फोर्स हो सकता है, इंटरनल से कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स बस इस पे नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल लेके इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका जो है एक एक मान लिया जाए कि सपोज करिए कि आपका कोई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसको हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इसको हमने दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है मान लीजिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे हमेशा जो है आपका ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते रहता है। तो ये कोई मान लीजिए कि आपको पास कोई जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इसको क्या किया हमने कि इसमें जस्ट ए मिनट, ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसका मान लिया मास m+m है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इससे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, ये अल्फा पार्टिकल निकालते रहता है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज द हीलियम एटम, He, इसका मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। ये आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे। तो ये हमारा ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है यहाँ से। और मान लीजिए कि जो पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है, एक ये इसका एक छोटा सा मास m यहाँ है, और उसके बाद रिमेनिंग मास कैपिटल M यहाँ रह गया। अब जब ये निकला तो मान लिया यहाँ से ये v वेलोसिटी से ये अपना स्मॉल वेलोसिटी v से इधर चला गया। अब जो है कि ये वाला जो पार्टिकल है आपका, ये जो देख रहे हैं हम, ये सपोज करिए कि ये किसी वेलोसिटी से, मान लीजिए हमने डायरेक्शन अभी बिना असाइन किया हुआ, इसको कैपिटल V मान लिया। अब जो है ये क्या होगा इसमें कि दो आपका जो है दो न्यूक्लियम्स में ये टूट जाएगा। ये पहला ये अल्फा पार्टिकल है, इसका मास हमने m+m लिया है। और जब ये ब्रेक हुआ, अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, तो अब रिमेनिंग न्यूक्लियस के पास जो मास रहेगा वो m रह जाएगा। तो ये m रह गया आपका मास। अब इसमें देख के बताइए कि ये जो न्यूक्लियस है अभी कैसा पोजीशन में है, ये रेस्ट में है, इसमें कोई मोशन नहीं है, ये रेस्ट में है, नो मोशन। तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इसका हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू m+m, मैंने टोटल मास ये मान लिया है,
और इनटू क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल मोमेंटम इज 0। नाउ फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। जब ये दो न्यूक्लियस अलग अलग बन गया, मान लिया जाए कि ये v वेलोसिटी से चला, ये कैपिटल V से चला, तो फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम विच विल बी इक्वल टू कितना होगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी प्लस स्मॉल मास इंटू वेलोसिटी। तो क्योंकि इस पे भी क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया है, नहीं किया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। लिखेंगे कि सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स so its momentum will be conserved, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। जब आपका बॉडी जो है क्या हो गया, अब इसमें देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, फाइनल मोमेंटम क्या लिखा हमने, mv प्लस m इंटू वी लिखा, स्मॉल v है ये। तो अगर ये कैपिटल V का वैल्यू मुझे निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे, -m बाई कैपिटल M इंटू हो जाएगा V। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये न्यूक्लियस यहां से ब्रेक हुआ, ये बड़ा सा न्यूक्लियस था, ये जब छोटे छोटे दो में, एक छोटा और एक जो है कि ये थोड़ा सा बड़े में, जब ये ब्रेक हुआ, ये कैपिटल M मास था, ये स्मॉल m मास था, ये अगर इधर वेलोसिटी से जा रहा है तो ये दूसरा वाला इधर वेलोसिटी से जाएगा। निगेटिव का यही मतलब है कि अभी तो ये रेस्ट में था m प्लस m, बट जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो एक पार्टिकल इधर जाने लगेगा, दूसरा आपका क्या होगा, इधर आने लगेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के वजह से हुआ।